हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी जो आपका ग्रेड 1 बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का, इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है वो आज के इस लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको कंप्लीट करके खत्म कर दें। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट के कारण जो लेक की एजिंग होती है या फिर कहीं नेचुरल एजिंग जो है उसे क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम और डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर आप देखिए, द प्रोसेस डिस्क्राइब वेयर ए लेक नेचुरली एजेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट इज नोन एज यूट्रिफिकेशन। तो जब नेचुरली न्यूट्रिएंट की वजह से अगर क्या हो रहा है कि लेक की एजिंग हो रही है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, यूट्रिफिकेशन नाम दिया जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। दिस प्रोसेस लीड टू इंक्रीज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन द लेक बिकमिंग सेलोअर एंड पोटेंशियली फिलिंग एंड ओवर टाइम। तो यानी कि क्या होता है कि इस कंडीशन में जो लेक है यहाँ पर जो नीचे बॉटम में बहुत सारे जो डिकम्पोज मटेरियल इकट्ठे होते रहते हैं और जिसकी वजह से लेक की सॉलोइंग हो जाती है, उथली हो जाती है लेक, और लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि लेक जो है वो खत्म ही हो जाएगी। यूट्रोफिकेशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एन ओवर बाउंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट पार्टिकल फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इन ए वाटर बॉडी। तो कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रोफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट है जिसकी अधिकता हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं उनकी जो है वो अमाउंट जो है वाटर बॉडी में क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप एक इमेज देखिए कि इस तरह से यहाँ पर जो है वो एल्गी बहुत सारी जो है वो ग्रो कर जाती है और फाइनली जो है वो उस लेक की एजिंग के बाद में वो लेक जो है वो सेलोवर और खत्म होने की कगार पर आ जाती है। तो यहाँ पर नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियाई ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई ऑफ द ओवम रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ। कह रहा है कि पॉलन ट्यूब का एक न्यूक्लियाई और जो ओवम का न्यूक्लियाई है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जब वो फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आप यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, द फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ द पॉलन ट्यूब, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब के जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या नाम दे रहे हैं, मेल न्यूक्लियस दे रहे हैं। एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओवम, जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, जो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब इनका फ्यूजन होगा तो रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। तो जब सेंट्रल सेल के साथ में पोलन ट्यूब का जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज होता है तो यहाँ पर आपका जो है वो एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म जो है वो आपका 3n होता है। तो यहाँ पर जब पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस जब यहाँ पर इसके साथ में फ्यूज करेगा तो ये आपका जाइगोट बनेगा, ये आपका 2n होता है, ये सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। और जब पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर सेंट्रल सेल के साथ में जब फ्यूज होता है तो आपका एंडोस्पर्म बनता है, वो आपका क्या होता है, 3n होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया जाता है। एंड इज ए पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन जाएगा, यानी कि क्या, एंडोस्पर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है सम एंजाइम हैव कोफैक्टर बाउंड टू इट्स प्रोटीन पोर्शन। कह रहा है कि कुछ कोफैक्टर है जो उसके प्रोटीन पोर्शन के साथ में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। दिस प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो कोफैक्टर है वो प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ है तो इस प्रोटीन को क्या नाम दिया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको जरा आप यहाँ पर समझिए। तो कई सारी चीजें होती हैं, कोफैक्टर होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एपो एंजाइम होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जरा एक बार देख लेते हैं। तो एक कोफैक्टर इज ए नॉन प्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रोटीन पार्ट है उसको आपको पूछा गया है कि ये क्या है, और कोफैक्टर जो होते हैं ये आपके कैसे हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। कंपाउंड दैट हेल्प इन एंजाइम कैरी आउट इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। जो एंजाइम की फंक्शनल एक्टिविटी होती है उसको कैटालिटिक एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कोफैक्टर जो है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। कोफैक्टर कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक, जो कोफैक्टर हैं वो आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे आपका मेटल आयन हो गए, या फिर वो हो सकते हैं क्या, ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक है तो उसे हम लोग क्या नाम दे दे रहे हैं, कोएंजाइम दे दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो देखिए, कोफैक्टर दोनों तरह के हो सकते हैं, एक आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है और एक इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में मेटल आयन, मैग्नीशियम और ये सब आ जाएंगे, और ऑर्गेनिक में जो आते हैं वो आपके क्या आ जाएंगे,
कोएंजाइम आ जाएंगे। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए टाइप ऑफ कोफैक्टर। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या है, कोफैक्टर ही है, लेकिन कब उसको कहा जाएगा, जब वो टाइटली या फिर कहें कोवेलेंटली बाउंड हो जाता है किसके साथ में, एंजाइम के साथ में, वाइल ए कोएंजाइम इज ए लूजली बाउंड कोफैक्टर। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे किसको, जब कोफैक्टर टाइटली बाउंड हो जाएगा, और कोएंजाइम कहेंगे कब, जब कोफैक्टर जो है वो कैसा लूजली बाउंड रहेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर कट हो गई होंगी। अब बात करते हैं आपका एपोएंजाइम के बारे में। तो एपोएंजाइम इज द इनएक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पर जो इमेज दिखा रहे हैं इसमें देखिए क्या है कि ये आपका एपोएंजाइम है, ये प्रोटीन पोर्शन है, ये आपका क्या है, कोफैक्टर है, यानी क्या है, नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट है। और जब कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम जब आपस में एपोएंजाइम के साथ में मिलते हैं तो होलो एंजाइम का जो है वो निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि प्रोटीन पोर्शन को क्या कहा जाएगा। तो प्रोटीन पोर्शन को कहा जाता है क्या, एपोएंजाइम इज द इनएक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द एन एंजाइम दैट रिक्वायर a cofactor to become active. When a cofactor bind to an apoenzyme, it form a complete catalytic active enzyme called holoenzyme. जब कोफैक्टर कोएंजाइम के साथ में, जब कोफैक्टर जो है वो एपोएंजाइम के साथ में जब मिल जाता है तो होलोएंजाइम बनेगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो आपका एपोएंजाइम जाएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके लिए कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये आप हमारा जो ऐप है आस एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और इसका लिंक जो है यहाँ पर जो आपका यूट्यूब है वहां पर भी दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इस ऐप को जो है वो डाउनलोड करके इस पीडीएफ को जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज ए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ग्लूटाल्डिहाइड यूज किया जाता है, वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए जो आपका अभी वाला जो वैकेंसी हुई है 2024 में, जिसका 25 में जिसका एग्जाम हुआ है, इससे पहले जो 2020 और 21 के आसपास जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी HESC का जो एग्जाम हुआ था, वहां पर आपसे पूछा गया था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है वो माइक्रोस्कोपी में क्या रोल प्ले करता है, और वहां पर आपको ऑप्शन में ग्लूटाल्डिहाइड भी दिया हुआ था। तो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ग्लूटाल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आर बोथ यूज्ड एज ए फिक्सेटिव। तो दोनों जो है वो एज ए फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं। वहां पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी दिया था और ग्लूटाल्डिहाइड भी दिया था, इसलिए लास्ट में आयोग ने उस क्वेश्चन को कॉमन कर दिया था। बट विद डिफरेंट रोल, ग्लूटाल्डिहाइड इज ए प्राइमरी फिक्सेटिव। दोनों ही क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और ग्लूटाल्डिहाइड दोनों ही फिक्सेटिव हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइमरली फिक्सेटिव जो है वो आपका क्या है, ग्लूटाल्डिहाइड है, यूज्ड टू प्रिजर्व सेलुलर स्ट्रक्चर बाय क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन। तो ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स के द्वारा सेलुलर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है। वहीं जो आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है ऑफन यूज्ड एज ए सेकेंडरी और पोस्ट फिक्सेटिव। तो ये आपका सेकेंडरी फिक्सेटिव है, नॉट ओनली फर्दर प्रिजर्व टिश्यू बट आल्सो enhance contrast by reacting with the lipid and adding electron density। तो ये आपका दोनों ही क्या है, फिक्सेटिव है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है आपका बीटी एंडोटॉक्सिन क्राई-1। तो ये देखिए जो क्राई-1 जीन है इसके बारे में बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे CUET यूजी और पीजी के जब क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो कॉमनली देखने को मिला था। तो बीटी एंडोटॉक्सिन जो है ये क्राई-1 जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। कैसी है, इंसेक्टिसाइडल मतलब कि इंसेक्ट्स को क्या करेगा, किल करेगा। प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो बैसिलस का यहाँ पे आपका बी ले लिया गया और थुरिंजेंसिस का टी ले लिया गया है, तो बीटी नाम दे दिया गया है इसको, ठीक है। डिफरेंट क्राई प्रोटीन आर एक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट्स। तो अलग अलग जो प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन होते हैं, वो अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है किसके लिए, क्राई-1 के लिए। तो जो आपका क्राई-1 प्रोटीन होता है ये आपका जो है यहाँ पर ये लेपिडोप्टेरेंस जो होते हैं इनके अगेंस्ट में जो है वो ये एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्राई-1 प्रोटीन आर नोन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट लेपिडोप्टेरेंस विच इंक्लूड मॉथ बटरफ्लाई। तो यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा और इसके अंदर आपके बटरफ्लाई आ जाते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका कॉटन बॉलवर्म और कॉटन बोरर। तो ये आपके यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल में आपसे जो CUET है वहां पर यही पूछ लेते हैं कि जो क्राई-1 जो है वो कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बोरर और एक दो और है, उनके बारे में यहाँ पर आपसे ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको वहां पर मैच कराना होगा। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट।
तो कह रहा है कि जो कॉटन होता है, जिसकी रुई बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपका कॉटन के किस पार्ट से ये जो है कॉटन प्लांट है उसके किस पार्ट से ये ऑब्टेन किया जाता है। तो जो आपका ये कॉटन प्लांट का जो सीड कोट होता है उससे ये ऑब्टेन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, जब कॉटन का आप सीड देखते हैं तो ये चारों ओर जो है वो कॉटन फाइबर है और उसके अंदर जो होता है वो यहाँ पर सीड होता है। तो सीड कोट के जो फाइबर होते हैं उससे ही ऑब्टेन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका 4 जाने वाला है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट ड्यूरिंग मियोसिस अकर इन। बाइवेलेंट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के किस स्टेज में जो है वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम बनते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है इसको बाइवेलेंट या फिर टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। टेट्राड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 4 बन रहे होते हैं, 1 2 3 4 को नाम दे दिया गया क्या? टेट्राड। और देखिए यहाँ पर जो ये और एक क्रोमोसोम की 2 आर्म होती है, इसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। और दोनों अलग अलग क्रोमोसोम की जो आर्म होती है इनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। तो देखिए ये यहाँ पर जो है वो आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में आपका क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। 4 है इसलिए उनको नाम दे दिया गया टेट्राड, नाम दे दिया गया, ठीक है। आर द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप। तो जो आपका बाइवेलेंट क्रोमोसोम तब बनते हैं जब होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में क्या करें? पेयरिंग करें। ईच बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम पेयर है यहाँ पर, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, एक आपका मदर से आ रहा होगा और एक आपका कहाँ से आएगा? एक आपका आएगा कहाँ से? फादर से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड यहाँ पर हो जाएगा क्या? 4 क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कितनी है? 4 है। अब देखिए आपको याद रखना है कि जो आपका क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है वो आपकी कहाँ पर होती है? जाइगोटीन में होती है। जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा? क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी जरा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर कई स्टेजेस हमने यहाँ पे मेंशन किया। जाइगोटीन होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन टू पेयर अप ए प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी कि एक क्रोमोसोम जो मदर से आया और एक क्रोमोसोम जो फादर से आया, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में पास पास आते हैं और जब पेयरिंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? सिनेप्सिस नाम दिया जाता है। तो सिनेप्सिस कहाँ पर होती है? तो सिनेप्सिस की इनिशिएशन जो है वो आपकी कहाँ पर होती है? जाइगोटीन में होती है। अब जो अभी आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां पर आपसे यही पूछ लिया गया था, जो रिसेंट एग्जाम था, कह रहा है कि जो सिनेप्सिस है वो इनिशिएट तो हुई, उसके बाद एक्सटेंड आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इनिशिएशन हुआ था आपका जाइगोटीन में और एक्सटेंड जो है वो आपका कहाँ तक जाएगा? पैकेटीन तक जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे इनिशिएशन पूछा जाए या कहाँ पर हो रहा है तो आपका होता है कहाँ पर? ये आपका होगा जाइगोटीन में। और एक्सटेंड की अगर बात कर दी जाए तो आपका कहाँ पर जाएगा? पैकेटीन में। तो पेयरिंग पैकेटीन में देखिए द पेयरिंग इज कंप्लीट। तो पेयरिंग कहाँ पर कंप्लीट होती है? आपकी होती है कहाँ पर? पैकेटीन में। and the bivalent consisting of 2 chromosome each with 2 sister chromatid thus forming a tetrad। तो यहाँ पर देखिए टेट्राड बनता है, यानी कि 4 क्रोमोसोम, जब हमने लास्ट इमेज में देखा उस तरह से दिखाई देगा। बिकम क्लियरली विजिबल, दिस इज आल्सो द स्टेज वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपका कहाँ पर होगा? पैकेटीन स्टेज में होगा। उसके बाद जो है वो आपका डिप्लोटीन है। तो द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो एससी कॉम्प्लेक्स होता है, हेल्ड द क्रोमोसोम टुगेदर बिगिन टू डिसॉल्व। तो आपका बना कहाँ पर था? एससी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर जाइगोटीन में हो जाएगा, सिनेप्सिस विद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था। और डिसॉल्व कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका डिप्लोटीन में जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। बिगिन टू डिसॉल्व एंड कियास्मेटा साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिकम विजिबल। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ब्लू कलर का एक क्रोमोसोम है ये मान लो फादर से आया है और जो ये पिंक वाला है ये मदर से आया है। तो ब्लू कलर का कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पर पिंक में चला जाए और पिंक वाले का कुछ पोर्शन जो है वो ब्लू वाले में आ जाए। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर। और वो साइड जहाँ पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, उसको नाम देते हैं क्या? कियास्मेटा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो ये इमेज जो दिया हुआ है इनके बारे में देख लीजिए। पहले हो गया आपका लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में आपका हो जाएगा क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं, किस स्टेज में? लेप्टोटीन स्टेज में। जाइगोटीन में क्या होता है कि आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के पास आते हैं और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, या फिर उसको हम कह सकते हैं क्या? सिनेप्सिस जो है वो आपकी कहाँ पर होती है? जाइगोटीन स्टेज में होती है। वहीं जो आपका क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपका कहाँ पर होगा? पैचेटीन में होगा। उसके बाद डिप्लोटीन जो है उसमें आपका जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और कियास्मेटा आपका जो है वो अपीयर होते हैं कहाँ पर?
डिप्लोटीन में। तो जो डाइकिनेसिस होता है यहाँ पर देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम मूव फर्दर, कियाज्मा बिकम मोर प्रोमिनेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी डाइकिनेसिस में डिसअपियर हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाइगोटिन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, टाइप स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल। तो ओरिजिनल मटेरियल से जो टाइप ऑफ स्पेसिमेन सेलेक्ट किया जा रहा है इन केस ऑफ होलोटाइप इज मिसिंग इज कॉल्ड। देखिए जब हम लोग जब न्यू स्पीसीज या न्यू ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको टाइपिफिकेशन के नाम से जानते हैं। वो कई तरह का होता है, जैसे आपसे होता है आइसोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप और टोपोटाइप। आपसे कह रहा है कि जब होलोटाइप मिसिंग है तो उस कंडीशन में जो स्पेसिमेन को, ओरिजिनल मटेरियल को जब नाम दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 सेकंड का समय देते हैं, आप इसका आंसर बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन को पहले आप समझिए। तो देखिए होता क्या है कि होलोटाइप मतलब समझिए पहले क्या है। द सिंगल स्पेसिमेन ऑल इलस्ट्रेशन दैट ओरिजिनल ऑथर explicitly designated as the type specimen for a new species or infra-species taxon. It serves as the definitive difference for that particular species. होलोटाइप ये आपका हो गया। दूसरा है आपका आइसोटाइप। आइसोटाइप मतलब होता है इसके जैसा ही कोई दूसरा हो, ठीक है। तो एनी डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द होलोटाइप, होलोटाइप का ही कोई क्या हो, एक डुप्लीकेट हो, उसे हम लोग आइसोटाइप कह दे रहे हैं। If multiple specimen were collected at the same time and locality, they are all considered isotype. मान लो क्या हुआ कि हम जो है वो गए थे हिमालय और वहाँ से हमने क्या किया कि एक कोई प्लांट था उसको हमने आइडेंटिफाई किया वहाँ से, और उसके जैसे हम 5-6 प्लांट जो है वो सेम वहाँ से ले आए। तो एक जो है वो होलोटाइप हो गया और उसके जैसे 4 जो है वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके आइसोटाइप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक्टोटाइप। When a holotype was not designated or if the holotype is lost। तो जैसे हम 5 प्लांट लेकर आए थे तो उसमें क्या हुआ कि अभी हमने किसी को होलोटाइप कंसीडर नहीं किया है, या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि होलोटाइप कंसीडर किया था लेकिन होलोटाइप क्या हो गया, मिस हो गया। इफ लॉस्ट लैक्टोटाइप इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल, जिसे सिंटाइप कह रहे हैं, इफ दे एग्जिस्ट इट एक्ट एज ए द टाइप स्पेसिमेन विद ओरिजिनल टाइप इज अनअवेलेबल। तो यहाँ पर वही आपसे पूछा गया था कि होलोटाइप मिसिंग है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा क्या, लैक्टोटाइप। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नियोटाइप देख लीजिए। इफ ऑल ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग और डिस्ट्रॉय, अगर सारे ओरिजिनल मटेरियल जो है मिसिंग हो चुके हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो वहां पर न्यू जो है इंडिविजुअल को ला करके उसको एज ए स्पेसिमेन के रूप में सिलेक्ट किया था, उसे नियोटाइप कहा जाता है। नियोटाइप इज सेलेक्टेड टू serve as type specimen. This is a specimen chosen by a later researcher to fix the application of the name। तो ये आपका हो जाएगा नियोटाइप। न्यू मतलब हो गया क्या, नया ही बनाया जा रहा है, पुराना वाला जो है वो ऑल ओरिजिनल जो है वो क्या हो गए, मिसिंग हो गए। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एसेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। तो कह रहा है कि जो नीचे सेल ऑर्गेनल दिए हैं इनमें से कौन सा जो है वो फोटो रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर एक कंडीशन आती है फोटो रेस्पिरेशन। तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है रुबिस्को जो है वो CO2 को जो है वो रुबिक पर फिक्स करता है और बनाता है क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन क्या कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर रुबिस्को जो है वो CO2 को फिक्स ना करके O2 को रुबिक पर फिक्स कर देता है और ये 2 कंपाउंड में टूट जाता है। एक होता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट और होता है आपका क्या, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर जो आपका कंपाउंड जो बनता है वो आपका बन रहा है 2 कार्बन का, ठीक है। इसीलिए इसको C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। फोटो रेस्पिरेशन को किसको साइकिल से जान रहे हैं, C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल जो है वो आपके यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट वेयर द एंजाइम रुबिस्को इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस बाइंड टू ऑक्सीजन। जिसमें क्या होगा कि रुबिस्को CO2 के साथ बाइंड ना करके किसके साथ बाइंड कर जाएगा, O2 के साथ में बाइंड कर जाएगा, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, इफिशियंसी। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज C2 साइकिल। इसको C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो बन रहा है वो 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। ड्यू टू द 2 कार्बन मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट और प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको
C2 पाथवे के नाम से भी जान रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं आपके इस पाथवे में। तो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। आपका देखिए CSIR के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइसिन जो है वो कहाँ पर बनता है और कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। तो बन रहा है आपका कहाँ पर, पेरोक्सिसोम में, और ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, पेरोक्सिसोम जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज। कह रहे हैं कि जो पॉलीसाइफोनिया होता है उसके जो कार्पोस्पोर होते हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, ट्रिप्लॉइड हैं, डिप्लॉइड हैं या फिर पॉलीपोलॉइड हैं। तो जो आपका पॉलीसाइफोनिया जो है वो आपका क्या है, रेड एल्गा है विद ए कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट 2 तरह की स्टेजेस देखने को मिलती हैं लाइफ साइकिल के दौरान। द कार्पोस्पोर इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज डिप्लॉइड। तो ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉकरोच द 2 लैटरल साइड ऑफ हेड बिलो कंपाउंड आई आर फॉर्म्ड बाई। तो कह रहा है कि जो कॉकरोच होते हैं उसमें लेटरल साइड में जो आपकी 2 आंखें कंपाउंड आई होती हैं, ये किसके द्वारा बन रही है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इन कॉकरोच द 2 lateral side of the head below the compound eye are formed by the जीना। तो ये जीना जो के द्वारा जो है वो बनती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ पियाजेट्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो ये आपका फिर से साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप समझ लीजिए कि क्या जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है कि जो आपका मोरल डेवलपमेंट की जो पियाजेट थ्योरी है, इसके अलावा जो आपका मोरल रियलिज्म और जो आपका मोरल रिलेटिज्म है, ये दोनों ही करेक्ट आंसर जाने वाले थे। तो आप देख लीजिएगा आंसर की में कि आयोग ने जो है उसका क्या आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कम्स अंडर द प्रोजेक्टिव कैटेगरी। फिर से आपका वहीं से एक क्वेश्चन है। तो आपका जो फिल्म स्ट्रिप होता है ये आपका प्रोजेक्टिव कैटेगरी के अंदर आता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सुटेबल कंडीशन दी स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एंड एग्रीगेशन कार्ड। तो सुटेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो एग्रीगेशन बनाते हैं। उन एग्रीगेशन को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, स्लाइम मोल्ड्स पर्टिकुलरली सेलुलर स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, प्लाज्मोडियम नाम दे रहे हैं। एक प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया में भी पाया जाता है, तो यहाँ पर वो प्लाज्मोडियम नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। और इसको स्यूडोप्लाज्मोडियम इन सम केसेस, और कुछ केसेस में स्यूडोप्लाज्मोडियम के नाम से भी जाना जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन लाइक ए लैक ऑफ फूड। तो अंडर सुटेबल कंडीशन, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो प्लाज्मोडियम चला जाएगा। दिस एग्रीगेटेड मास कैन देन मूव एज ए सिंगल यूनिट एंड इवेंचुअली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज दैट प्रोड्यूस स्पोर। जो आपका बाद में क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या जाने वाला है, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपकी स्टेज जो बन रही है ये आपका प्लाज्मोडियम डेवलप दिखा रहा है। तो जब हम लोग ये फंजाई और एल्गी सब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस अजम्पशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर से आपका वही साइकोलॉजी वाले पोर्शन से है। तो इट मेक्स लर्निंग सब्जेक्टिव सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो यही ऑप्शन जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट डीटीटी कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन सेल अकर इन। तो देखिए एक टर्म होता है बायोमैग्निफिकेशन। जब क्या होता है कि जब फूड चेन हम लोग पढ़ते हैं तो लोअर ट्रॉफिक लेवल से अब हम लोग हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खा लिया सांप ने, सांप को खाया चील ने। तो जो सबसे ज्यादा जो है वो डीटीटी जो है वो कहाँ पर पाया जाएगा, चील में पाया जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो एक्वेटिक फूड चेन के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, जो ये आपका सी कुल जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ए परसिस्टेंट टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक डीडीटी increases at successively higher trophic level in a food chain।
जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर की जो ट्रॉफिक लेवल होता है वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो आपका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। ये आपका सी गुल जो है, ये बर्ड्स है जो समुद्र के आसपास में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सी गुल जो है, इसे जनरली जो है वो गुल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सी बर्ड्स होती है। फेओसोम इन फेरेटिमा आर, जो फेओसोम होते हैं फेरेटिमा में वो क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए फेओसोम आर फोटो रिसेप्टर सेल। फेओसोम क्या है, आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो आपके कहाँ पर पाए जाएंगे, अर्थवर्म्स में पाए जाते हैं। अर्थवर्म को फेरेटिमा के नाम से भी जानते हैं, फेरेटिमा पोस्टिमा कहते हैं, ठीक है। दे आर डिजायरेबल डिस्क्राइब्स एज एल शेप्ड लेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका फेओसोम होते हैं इनका जो शेप है वो कैसा होता है, तो ये एल शेप जो है वो लेंसेज होते हैं दैट फंक्शन एज पार्ट ऑफ द ऑप्टिक ऑर्गेनेल अलॉन्ग द अर्थवर्म टू डिटेक्ट लाइट। और ये अर्थवर्म को लाइट डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके फेरेटिमा में क्या होते हैं, लेंस होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। फेरेटिमा आपका फाइलम एनिलिडा से आता है, क्लास ऑल्गोकीटा हो गया, और ऑर्डर जो है वो आपका एब्रेनकियाटा हो गया, फैमिली जो है वो लिम्ब्रिसिडी हो गई। और ये आपका यहाँ पे देखिए कुछ गलत लग गया है, तो ये आपका यहाँ तक की सही है, ठीक है। ये फाइलम एनिलिडा से आता है, लेकिन ये आपका उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए जब हम क्या करेंगे, जब आपको इसका पीडीएफ देंगे ना ऐप पर, तो वहां पर हम अर्थवर्म का सही से जो क्लासिफिकेशन है वो आपका रख देंगे। वही मैं कहूँ कि यहाँ पर जो फेरेटिमा पोस्टिमा आना चाहिए, जो इसका स्पीसीज होती है वो पोस्टिमा जनरली अपने यहाँ पाई जा रही है। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रिस कैसे आ रहा है, तो ये यहाँ पर गलत इमेज लग गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मैचुरेशन ऑफ गायनोसियम बिफोर एंड्रोसियम इज नोन एज। कह रहा है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि एक ही फ्लावर पर मेल पोर्शन भी है और फीमेल पोर्शन भी है। उसमें क्या हो रहा है कि गायनोसियम जो है वो पहले डेवलप हो रही है और एंड्रोसियम जो है वो बिफोर एंड्रोसियम। तो मैचुरेशन गायनोसियम पहले डेवलप हो रही है और एंड्रोसियम बाद में डेवलप हो रहा है। तो उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको 2 सेकंड का समय दे रहा है, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए। चलिए आपका समय समाप्त होता है यहाँ पर। तो देखिए कई सारी कंडीशन है, एक है आपको प्रोटोगायनी, तो इज ए टाइप ऑफ डाइकोगेमी। तो ये सारे ही जो कंडीशन है ये आपकी डाइकोगेमी के अंदर आती है। डाइकोगेमी का मतलब होता है, या फिर इसको डिस्कोगेमी बहुत से लोग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से टाइमिंग में दोनों का क्या हो, डिफरेंस हो, या फिर मेल पहले डेवलप हो रहा हो या फिर फीमेल पहले डेवलप हो रही हो। तो इसको डाइकोगेमी या डिस्कोगेमी के नाम से जान रहे हैं। तो प्रोटोगायनी, प्रोटो मतलब पहले और गायनी मतलब गायनोसियम। तो इज अ टाइप ऑफ डाइकोगेमी वेयर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गायनोसियम मैच्योर एंड बिकम रिसेप्टिव बिफोर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि प्रोटो मतलब हो गया पहले और गायनी मतलब गायनोसियम। अगर गायनोसियम पहले डेवलप हो रही है तो उसे प्रोटोगायनी कह रहे हैं। वही आपसे पूछा गया था बाइसेक्सुअल फ्लावर मैचुरेशन ऑफ गायनोसियम बिफोर एंड्रोसियम। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा क्या, प्रोटोगायनी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन और है, पॉलन विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है। ये आपका सेम फ्लावर पर ही है। दिस टेम्पोरल सेपरेशन, तो जब क्या होता है कि इस तरह से टाइम में कभी डिफरेंसेस होता है उसको टेम्पोरल सेपरेशन कहते हैं। ऑफ मैच्योरेशन हेल्प टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए एक ही फ्लावर है, उसके अंदर मेल भी और फीमेल भी, लेकिन दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। तो क्या वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। एंड प्रेजेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन कॉन्ट्रास्ट प्रोटो एंट्री, प्रोटो मतलब हो गया पहले और एंड्रो मतलब एंड्रोसियम। तो जहां पर अगर मेल पहले डेवलप होता है फीमेल बाद में डेवलप होती है, तो आपका चला जाएगा क्या, उसको कहते हैं प्रोटो एंट्री। गायनेंड्रस मतलब क्या होता है, रेफर टू अ फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, essential describing a bisexual flower not a specific maturation sequence। तो गायनेंड्रस मतलब हो गया कि मेल और फीमेल अगर एक ही फ्लावर पर पाए जा रहे हैं तो उसे हम लोग गायनेंड्रस कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनकी मैचुरेशन की टाइमिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ चला जाएगा। इसके अलावा जो टेम्पोरल आइसोलेशन जो होता है, या आप कहें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन टू पॉपुलेशन वेयर दे रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट टाइमिंग, और बाद में जाकर के क्या होता है कि जो अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो है आप टेम्पोरल सेपरेशन है ये बाद में स्पीसीज बनने का भी एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अच्छा, अगर यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, फीमेल फ्लावर आर सेपरेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर केवल एक प्लांट पर एक ही फ्लावर है, मेल है या फिर ओनली फीमेल है, तो उसे यूनिसेक्सुअल कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज of muscle the active binding site for myosin on the actin filament is covered by which of the following। तो कह रहा है कि जो मायोसिन पर जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है वो किसके द्वारा कवर्ड होती है इन रेस्टिंग कंडीशन। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है, इन रिलैक्स्ड मसल ट्रोपोमायोसिन जो मॉलिक्यूल होते हैं आर पोजीशंस अलोंग द एक्टिन फिलामेंट फिजिकली ब्लॉकिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कौन बाइंड कर रहा है, तो आपका ट्रोपोमायोसिन जो है वो बाइंड करके उसको हाइड किए रहते हैं। दिस प्रिवेंट द मायोसिन हेड फ्रॉम अटैचमेंट टू एक्टिन एंड इनिशिएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन व्हिच देन cause a conformational changes in tropomyosin exposing the myosin binding site on the actin filament। तो जो ट्रोपोमायोसिन यहाँ पर अटैच है, जब क्या होगा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कैल्शियम रिलीज होगा और कैल्शियम जाकर के ट्रोपोमायोसिन के साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा, और जो मायोसिन पर बाइंडिंग साइट है जिसको ट्रोपोमायोसिन हाइड किए हुआ था वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो आपसे कह रहा है कि जो कौन जो है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक आपकी होती है इनेट होती है, दूसरी कौन सी होती है, एक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए इनेट इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो इनेट में आपके दो पार्ट है, एक फिजिकल बैरियर होता है, दूसरा इंटरनल डिफेंस होता है। फिजिकल बैरियर में आपका स्किन, हेयर, सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस एंड केमिकल सेक्रेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम इन माउथ, स्टमक एसिड, ये सब आपके फिजिकल बैरियर में। इंटरनल डिफेंस में आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, कॉम्प्लीमेंट, प्रोटीन, फैगोसाइटोसिस, एनके सेल्स, ये सब आपका इंटरनल डिफेंस है। और जो आपका एडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस होता है इसमें आपका एंटीबॉडी, हिमोरल रिस्पांस, ठीक है, सेल मीडिएटेड यानी कि सीएमआई, और मेमोरी रिस्पांस। और जो वैक्सीन है, वैक्सीन जो है वो आपका एक्वायर्ड का पार्ट है, ना कि इनेट का पार्ट है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ जाएगा। आपसे पूछा था नॉट ए पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, तो फोर्थ आंसर जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, कौन सा जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये आपसे पूछा गया है। तो दो ऑर्गन है वो आपके प्राइमरी लिम्फोइड होते हैं, एक आपका होता है बोन मैरो और दूसरा होता है आपका क्या, थाइमस। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन सच एज बोन मैरो एंड थाइमस आर वेयर लिम्फोसाइट जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं और मैच्योर होते हैं। जो आपका बी सेल होते हैं वो बोन मैरो में ही ऑरिजिनेट होते हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। लेकिन जो आपके टी सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में ऑरिजिनेट होते हैं और बोन मैरो में ही क्या होते हैं, मैच्योरेट होते हैं। तो जब हम आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस आपके साथ में करेंगे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इंक्लूडिंग लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, या फिर माल्ट कह रहे हैं, आर वेयर लिम्फोसाइड एनकाउंटर एंटीजन एंड इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाने वाला है। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा। आपको 2 सेकंड का समय देना है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब भी जो है वो आपको गलती के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये चीज़। चलिए, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए कि लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। जो आपका अपेंडिक्स है ये आपका एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, तो ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपका लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट, गाल्ट, ये सब आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है एज ए पैरासाइट इन ह्यूमन द फाइनल और फोर्थ मॉल्टिंग ऑफ एस्कैरिस लार्वा टेक्स प्लेस इन। तो जो एस्कैरिस की फोर्थ मॉल्टिंग होती है वो कहाँ पर होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एस्कैरिस की लाइफ साइकिल यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, माउथ से शुरू करते हैं। तो माउथ से पहले ये जाता है कहाँ पर, इंटेस्टाइन है ये आपका। तो इंटेस्टाइन में सेकेंड स्टेज लार्वी हैच आउट होती है, ठीक है। फिर ये आपका इंटेस्टाइन से रेक्टल के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो उससे सॉरी लिवर में जाता है, लिवर से फिर जाएगा कहाँ पर, हार्ट में, और हार्ट से फिर ये जाता है हाँ हार्ट से फिर ये जाता है लंग्स में, लंग्स में जाकर के ये थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा, थर्ड से फोर्थ स्टेज लार्वा, और फोर्थ स्टेज लार्वा जो है वो कहाँ चला जाता है, आपका चला जाएगा कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, और फोर्थ स्टेज से वो यंग स्केरिस में कन्वर्ट होता है। तो फाइनल जो आपसे पूछा गया था
फोर्थ एंड फाइनल मॉल्टिंग एस्केरिस कहाँ पर हो रही थी? ये आपकी कहाँ पर हो रही है? इंटेस्टाइन में हो रही है फाइनल वाली, उसके बाद ये यंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो इंटेस्टाइन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाना चाहिए। उसके बाद में जो ये अडल्ट बनेंगे, अडल्ट क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करेंगे और एग बनेंगे। एग जो है वो कैप्सूल इन फीसिस में बाहर आएंगे। फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा, फर्स्ट से सेकेंड स्टेज लार्वा बनेगा और सेकेंड स्टेज के बाद में ये फिर से माउथ के थ्रू फिर से इंटेस्टाइन में आएगा। तो ये साइकिल जो है वो इस तरह से चलती रहती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो आपका यहाँ पर जो ये हार्बेरियम दिया हुआ है और उनकी लोकेशन दिया हुआ है कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा है करेक्ट कौन सा है। तो जो आपका लाइलॉर्ड्स बोटेनिकल गार्डन है और इसे दार्जिलिंग बोटेनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, इज ए बोटेनिकल गार्डन इन दार्जिलिंग इन द इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये आपका लाइलॉर्ड जो बोटेनिकल गार्डन है ये आपका कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। ठीक है, तो इसके अलावा ऑप्शन में आप देखिए हर्बेरियम नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, शिलोंग में है। हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में है। हर्बेरियम ऑफ लॉयलैंड देहरादून में ना होकर के आपका कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा आप देखिए, द हर्बेरियम एट दी रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये आपका क्यू में है जो लोकेटेड है कहाँ पर? लंदन में। तो हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। तो आप आगे देख लीजिए क्या हुआ, लंदन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट पे आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट है आपका द हर्बेरियम एट द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च एनबीआरआई इन लखनऊ। तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है वो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। इज आल्सो नोन एज सीएसआईआर एनबीआरआई हर्बेरियम इज थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड इन कोलकाता। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड इन कोलकाता। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पर कौन सा जो सेट है वो आपका बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा। तो बेसिडियोमाइसिटीज आर द क्लास ऑफ फंजाई दैट इंक्लूड मशरूम्स, पफबॉल एंड रस्ट। इसमें आपका हो जाएगा क्या? एगेरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया। तो एगेरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया आप देख लीजिए, आपका हो जाएगा क्या? मशरूम, राइजोपस, मशरूम, puffball and rust, agaricus, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। तो आपका हो जाएगा देखिए पक्सिनिया, अस्टिलागो, एगेरिकस। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डेड और ऑन नंबर ऑफ सीड पर पॉड। तो पर पॉड में सीड नंबर दिया हुआ और उसमें आपसे पूछ रहा है कि मीडियन क्या आएगा। तो मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू। मान लो हम 5 लोग खड़े हुए हैं, तो 2 लोग मेरे इस तरफ हैं और 2 लोग इस तरफ है, तो बीच में अगर मैं हूँ तो मैं क्या हूँ? मीडियन हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो ये डाटा दिया होता है इसको असेंडिंग में आप अरेंज कर लीजिए या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए। तो उसके बाद में क्या करते हैं, अगर आपका ऑड है, जैसे मान लो 3, 5, 7 में वैल्यू है, तो आपको मिडिल वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, तो आप 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच का 3 जो है ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। अगर ये आपका अगर 6 होता तो इसमें क्या करते हैं, 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच के 2 हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारी मिड वैल्यू आएगी। जब आप इन सब सारी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये अरेंज हो जाएगी। उसके बाद में आपको मिड पॉइंट याद करना, पता करना है। ठीक है, तो आप देखिए 4 इधर से छोड़िए और 4 इधर से छोड़िए। ठीक है, फिर 1 इधर से छोड़ेंगे और 1 इधर से छोड़ेंगे, तो 27 जो है वो आपका मिड में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर 27 जाएगा। तो ये इस तरह से आप मिड वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टर्मिनल बड ऑफ टी प्लांट विच आर कॉमर्शियली मोस्ट वैल्यूड आर कॉमनली रिफर्ड एज। तो यहाँ पर गोल्डन टेप, ऑरेंज, प्योकी, प्योकी, कोंगू, तो ये सारे नाम दिए हुए हैं। तो आपको देखना है कि करेक्ट आंसर जो है वो मोस्ट वैल्यूड की बात की गई तो कौन सा जाएगा। तो यहाँ पर गोल्डन टेप, दीज आर द टर्मिनल बड ऑफ द टी प्लांट। तो जो यहाँ पर टर्मिनल बड होता है ये आपका मोस्ट, ये आपका महंगा होता है। ठीक है, टर्मिनल बड ऑफ द टी प्लांट विद ए गोल्डन ह्यू ड्यू टू द फाइन हेयर, दे आर हाईली वैल्यूड फॉर देयर डेलिकेट फ्लावर एंड अरोमा एंड आर यूज्ड इन प्रीमियम टी। वही आपसे पूछा गया था कि मोस्ट वैल्यूड कौन है, तो आपका गोल्डन टिप जो है वो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ऑरेंज पियोकी देख लीजिए, दिस टर्म रिफर टू ए ग्रेड ऑफ ब्लैक टी मेड फ्रॉम द टर्मिनल बर्ड लीफ प्लक टिपिकली अलोंग विद
द टॉप टू लीफ, अगर देखो क्या करते हैं कि इसको यहाँ से इतना तोड़ लें तो 1 2 और टॉप, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑरेंज प्लेक्यू, ठीक है, पिकुई, ठीक है, ये आपका इट इज नॉट ए पर्टिकुलर फ्लेवर बट रेदर ए ग्रेडिंग टर्म। पिक्यू, दिस इज अनदर ग्रेड ऑफ टी टिपिकली मेड फ्रॉम यंगर लीव्स। कोंग्यू जो है दिस इज ए टाइप ऑफ ब्लैक टी यूजुअली मेड फ्रॉम द लार्जर टी। जो नीचे की बड़ी बड़ी पत्तियां होती है इनसे जो है वो आपका बनता है कौन सा वाला, चौथा कोंग्यू वाला। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज, तो इसमें आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज लैटिट्यूड। Latitude determine the angle at which sunlight hit the earth, which affect the amount of solar radiation received and thus the temperature of a region। तो जो आपका लैटिट्यूड होता है उसकी वजह से पता चलता है कि जो सन की लाइट किधर आएगी। अगर सन की लाइट अगर ज़्यादा आ रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अगर सन की लाइट कम आएगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो लैटिट्यूड जो है वो डिटरमाइन करता है कि क्या वहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लाइमेट जो है वो कैसा रहने वाला है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट जाने वाला है, ठीक है। Area near the equator received more direct sunlight and therefore warmer, while the area near the poles received less direct sunlight or colder। तो जो पोल पर होते हैं वहाँ पर आपका कम लाइट आती है तो वो आपके ठंडे होते हैं, और जो आपके इक्वेटर होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट लाइट आती है तो वो आपका क्या होता है, गर्म होता है, इसलिए लैटिट्यूड की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन। तो कह रहा है कि जो ह्यूमन होते हैं उन ह्यूमन में जो एग होता है जब ओवरी से निकलता है तो वो किस फॉर्म में होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन ह्यूमंस द एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग द सेकेंडरी oocyte स्टेज। तो ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवरी से रिलीज होता है। तो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, तो ये क्या है, तो डेवलप फ्रॉम oogonia एंड बिगिन meiosis बट आर अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट। तो जो प्राइमरी oocyte होता है वो आपका प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है कि जब आपका वो आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो वो आपका आगे प्रोसेस करता है। तो सेकेंडरी oocyte आर फॉर्म व्हेन प्राइमरी oocyte कंप्लीट meiosis फर्स्ट। इट इज एट दिस स्टेज दैट एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte के दौरान ये रिलीज होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल दैट कंटेन द सेकेंडरी oocyte जस्ट बिफोर ओवुलेशन। तो जब आप हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से रिलीज होता है क्या, ओवम, और ओवम के बाद में जो वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप जो साइकिल है वो जरा देख लीजिए। तो ये आपका oogenesis को डिस्कस किया हुआ है, ये आपका प्राइमरी जर्म सेल है, माइटोसिस होगा, ये 2n बनेगा, 2n से आपका इसको oogoनियम कह रहे हैं, फिर इसमें माइटोसिस होगा तो 2n जो है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेकेंडरी oocyte में हो जाएगा और अरेस्ट हो जाती है कहाँ पर, मेटाफेज ऑफ द meiosis फर्स्ट। उसके बाद में ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन में अगर क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो, उसमें फर्टिलाइज्ड एग में कन्वर्ट होकर के और एम्ब्रियो बनाएगा। अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि स्पर्म नहीं आया तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकेंडरी oocyte जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे या फिर इम्यूनोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, गिब्बन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला आर ग्रुप्ड इनटू व्हिच ऑफ दीज। कह रहे हैं कि इनको किस ग्रुप में रखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका ओरिंगटन है, गोरिल्ला, बबून, चिंपैंजी और ह्यूमन। अभी जो आपका यूपीएससी का एग्जाम था उसमें आपसे पूछा गया था कि जो आपका ह्यूमन के करीबी कौन है, तो वहां पर आपको चिंपैंजी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ह्यूमन के जब करीब की बात करते हैं तो सबसे पड़ोसी चिंपैंजी होता है, यानी कि इवॉल्व मानते हैं कि इससे हुआ, ये नहीं होगा तो बबून मानेंगे, और अगर बबून नहीं होगा तो गोरिल्ला मानेंगे, गोरिल्ला नहीं होगा तो फिर क्या मानेंगे, ओरिंगटन मानेंगे। तो उसमें शायद जो है वो गोरिल्ला आंसर जो है वो जा रहा था। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो गिब्बन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला आर ग्रुप इनटू कैटार कीना। तो यहाँ पर आपका जो है ये इनको इस ग्रुप में रखा जाता है। तो कैटार कीना जो है ये सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। इज ए सब ऑर्डर ऑफ प्राइमेट दैट इंक्लूड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। इसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी आते हैं, एप्स आएगा और ह्यूमंस आते हैं। दिस ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग नॉस्ट्रिल दैट आर क्लोज टुगेदर एंड पॉइंट डाउनवर्ड। नॉस्ट्रिल होंगे और उनका मुंह जो है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रोसीमियंस जो है इंक्लूड लीमर, लोरिसिस एंड टार्सिरीज है, एंथ्रोपोडीज है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ये आपका कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है। जो आपका प्लेटिरिकिना है इंक्लूड न्यू वर्ल्ड मंकी विच हैव नॉस्ट्रिल दैट आर
फर्दर अपार्ट पॉइंटेड साइड वाइज। तो इसमें जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो कहाँ पर होंगे, साइड वाइज होते हैं। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन चिक विच वन ऑफ दीज एक्ट एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। तो जो हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, तो वहां पे हमने एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन थी उनके बारे में पढ़ा था। वो आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है उनके काम क्या क्या थे, प्रोटेक्शन था। तो एमनियन और कोरियन प्रोटेक्ट कर रहे थे एम्ब्रियो फ्रॉम फिजिकल डेडिकेशन। न्यूट्रिशन जो आपका योगसेक प्रोवाइड करा रहा था, योगसेक प्रोवाइड अर्ली न्यूट्रिशन इन सम स्पीसीज एंड प्लेसेंटा व्हिच डेवलप फ्रॉम द कोरियोनिक प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस ह्यूमन। वेस्ट रिमूवल, तो आपका यहाँ पर क्या, एलेंटॉयज एंड द प्लेसेंटा रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एंड फीटस। तो आपसे पूछ रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर की तरह कौन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपका एलेंटॉयज जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जाना चाहिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। गैसियस एक्सचेंज में बात करते हैं तो कोरियन एंड एलेंटॉयज इन सम स्पीसीज फैसिलिटेटेड गैस एक्सचेंज यानी कि लंग की तरह वर्क करते हैं। उसका है अर्ली डेवलपमेंट, दीज मेम्ब्रेन हेल्प विद द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फीटस बाय प्रोवाइडिंग ए सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। इन चिक एम्ब्रियो एलेंटॉयज एक्ट एज द एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका एलेंटॉयज जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स सेल्स विच सेक्रेट डेंटाइन आर। कह रहा है कि मैमल्स में जो डेंटाइन सेक्रेट करता है उन सेल्स को क्या नाम दिया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में हम फिगर को डिस्कस करेंगे। इन मैमल्स द सेल दैट सेक्रेट डेंटाइन आर कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट। तो जो सेल जो डेंटाइन सेक्रेट करती हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ओडोंटोब्लास्ट नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। These cells are located on the outer layer of the dental pulp and are responsible for the producing dentine. The hard tissue beneath the enamel. अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है, वो इनेमल होता है, और इनेमल के जस्ट नीचे जो है वो डेंटाइन प्रेजेंट होती है। तो ये आपका देखिए इनेमल हो गया, ये आपका इनेमल हो गया व्हाइट वाला पोर्शन, और उसके जस्ट नीचे जो है ये वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये डेंटाइन हो गया। डेंटाइन प्रोड्यूसिंग सेल को क्या नाम दिया जा रहा है, ओडोंटोब्लास्ट नाम दिया जाता है। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट एक्सचेंज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस इनटू डेंटाइन ट्यूब्यूल। उसके अलावा बात करते हैं जो डेंटाइन जो है वो ओडोंटोब्लास्ट रिलीज कर रहा है। अमीलोब्लास्ट जो होते हैं ये आपका क्या रिलीज करते हैं, इनेमल सेक्रेट करते हैं द आउटर लेयर ऑफ द टीथ। और जो आपका ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये बोन टिश्यू सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑप्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इन ह्यूमन हार्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट। कह रहा है कि जो ह्यूमन हार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व, एट्रियल वॉल्व, ये चार तरह के वॉल्व पाए जाते हैं। तो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये आपका हो जाएगा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाना चाहिए। जो आपके पल्मोनरी वॉल्व होते हैं ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होते हैं। और जो आपका मिट्रल वॉल्व होता है इसे बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, ये आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। एरोटिक वॉल्व जो होता है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में होता है। तो ये चार तरह के वॉल्व जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ दीज लेक्स ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो जो आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो आपका केवला लाम जाहो नेशनल पार्क है, जो आपका कहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए इसके बारे में देखिए, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड केवला लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। तो आपका मणिपुर में लोकेटेड है। इट इज ए यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम लोकेटेड इन दी लोकटक लेक। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि किस लेक पर प्रेजेंट है, तो ये आपका लोकटक लेक पर प्रेजेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या जाएगा, लोकटक लेक जाएगा। केवला लेक जाम जाओ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। द पार्क इज कैरेक्टराइज्ड बाई फमेट्स विच आर फ्लोटिंग मैट ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये दिखाई देते हैं। सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर, दीज फमेट्स सपोर्ट ए डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग द इंडेंजर्ड ब्रो एंटलर डियर और आल्सो नोन एज संघाई। जो संघाई डियर है वो यहीं पर इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका लोकटक लेक जाने वाला है। तो किस लेक पर है, तो लोकटक लेक पर प्रेजेंट है आपका कौन सा, केवला लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है वो आपका लोकटक लेक पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लास्टुला फॉर्म इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज।
तो जो ब्लास्टुला ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है वो किस प्रकार का होता है, ब्लास्टोसिस्ट, सीलोब्लास्टुला, स्टीरोब्लास्टुला या डिस्कोब्लास्टुला। तो यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द ब्लास्टुला स्टेज इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। इट इज ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ सेल्स। जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट नाम देते हैं, ठीक है। और एंड इनर सेल मास, और जो ये आपका ICM है ये इनर सेल मास हो गया, विच विल इवेंचुअली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जो आपका इवेंचुअली एम्ब्रियो में डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाने वाला है क्या, ब्लास्टोसिस्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो ये आपका फिर से वही आ गया है, ठीक है। तो आप इसका देख लीजिए, जो एम्फेसाइजेस ऑन द रिलेशनशिप विद सोसाइटी, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर ए इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए दो तरह से ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इन सीटू एंड एक्स सीटू आपसे हमेशा पूछा जा रहा है जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। तो आप देखिए इन सीटू में आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्टर ग्रुप। वहीं आपका एक्स सीटू में आपका जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आप देखिए आपका बोटेनिकल गार्डन जो है वो आपका कहाँ पर है, एक्स सीटू है। आपसे पूछा है क्या, नॉट ए टेक्निक फॉर इन सीटू। तो इन सीटू में नहीं है तो आपका बोटेनिकल गार्डन है कहाँ पर है, एक्स सीटू में। बायोस्फीयर रिजर्व जो है और आपका सेंचुरीज जो है और नेशनल पार्क ये सब इन सीटू है। तो बोटेनिकल गार्डन ए जो है वो आपका एक्स सीटू है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीनियल ग्लैंड सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड। जो पीनियल ग्लैंड होती है जिसे थर्ड आई के नाम से जाना जाता है या फिर ब्रेन सैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपकी पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, छोटी सी ग्लैंड होती है। द पीनियल ग्लैंड सेक्रेट दैट हार्मोन, जिसे नाम दिया जाता है क्या, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग स्टेप वेक स्लीप अवेक साइकिल। तो यानी कि जो रात के समय में जो मेलाटोनिन का सेक्रेशन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि जो मेलाटोनिन होता है वो किस अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ये आपका एज ए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, मेलाटोनिन करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिंग पाई डायग्राम द एरिया ऑफ सर्कल इज कैलकुलेटेड बाई। जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है पाई डायग्राम में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा, पाई डायग्राम में पाई आर स्क्वायर के द्वारा रेडियस को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इन ह्यूमन किडनी रेनिन इज रिलीज मेनली बाई। जो रेनिन है वो किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है ह्यूमन किडनी में, ये आपसे पूछा गया है। तो इन ह्यूमन किडनी रेनिन इज प्राइमरली रिलीज्ड बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, या फिर इसे JG सेल के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, क्या कहते हैं, JG सेल। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ये आपका जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस हो जाएगा। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में 3 तरह की सेल्स होती हैं। एक आपका हो जाएगा मैकुला डेंसा, दूसरा आपका हो जाएगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और तीसरा आपका आल्सो नोन एज यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक ग्रैनुलर सेल्स भी कह रहे हैं, एंड एक्स्ट्रा ग्लैमुलर मेसेंगिलियन सेल्स से लेसिस सेल्स के नाम से भी जान रहे हैं। तो इन तीनों से मिलकर के ये आपका जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो बनता है। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो यूरिन और जो बीपी ब्लड उसका वॉल्यूम का रेगुलेशन पढ़ते हैं, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इस एपरेटस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ATP इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल। तो कह रहा है कि कैल्विन साइकिल में ATP जो है वो किस स्टेप में जो है वो कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका ATP जो है वो कहाँ पर कंज्यूम हो रही है। तो ये आपका देखिए फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, स्टेज फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। ये आपका रोबिस्को हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल लेंगे CO2 के, स्टेज फर्स्ट हो गया कार्बन फिक्सेशन। 6 ATP यहाँ पर आपका यूज हो रहा है। तो आपका कहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, यहाँ पर देखिए कार्बन फिक्सेशन में यूज हो रहा है, और यहाँ पर भी आपका देखिए ATP यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, ये हो गया कार्बन फिक्सेशन, और स्टेज 2 हो गया रिडक्शन, फिर हो गया आपका क्या, रीजनरेशन। तो आपका रिडक्शन और रीजनरेशन, तो रिडक्शन और रीजनरेशन यानी कि 2 जगह आपका यहाँ पर पूरी कैल्विन साइकिल में आपका जो है वो ATP यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, वो आप जरा करेक्ट
कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या जाएगा। चलिए, तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो रिडक्शन जब हम हो रहा है यहाँ पर इस स्टेज में कार्बन फिक्सेशन का रिडक्शन है, तो रिडक्शन में यूज हो रहा है एटीपी, और जो यहाँ पर आपका रीजनरेट जब कर रहे हैं तो रीजनरेशन में आपका क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीसीज विच विद हाई फिकंडिटी, हाई ग्रोथ रेट एंड स्मॉल बॉडी साइज आर टिपिकली। तो जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो तरह की स्पीसीज पढ़ते हैं, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड। तो आर सिलेक्टेड में क्या होता है कि उनका बॉडी साइज ज़्यादा होता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और बॉडी साइज जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर स्मॉल बॉडी साइजेस की बात कर दी गई है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आर सिलेक्टेड जाना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है क्या, तो जो आपके आर सिलेक्टेड है अनस्टेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, के सिलेक्टेड लार्ज एनिमल होते हैं स्टेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे। एनर्जी यूज टू मेक इंडिविजुअल इज लो, एनर्जी यूज टू मेक इंडिविजुअल इज हाई, ठीक है। मैनी ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस, तो यहाँ पर बोला था कि हाई ग्रोथ रेट है तो मैनी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, लेस ऑफ स्प्रिंग के लिए हो जाएगा। शॉर्ट लाइफ स्पॉन होता है, आर का छोटे एनिमल है छोटा लाइफ स्पॉन होता है, के सिलेक्टेड जो है वो लार्ज है लाइफ स्पॉन लॉन्ग होता है। ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ओनली वंस, जो आपके आर सिलेक्टेड हैं वो आपका एक बार रिप्रोड्यूस करने के बाद में इनकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस मोर देन वंस। डेंसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं। फॉलो टाइप 1 और 2 सर्वाइवरशिप कर्व, और ये आपका टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो आर सिलेक्टेड शो करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका आर सिलेक्टेड स्पीसीज जाएगा। यहाँ पर आपका फिकंडिटी का मतलब समझ लीजिए कि फिकंडिटी इज ए मेजर ऑफ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। तो वही चीज़ वहाँ पर उन्होंने फिकंडिटी बोला था कि कितने ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, उसको फिकंडिटी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर लिए, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया इंस्पायरेशन वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेशन वॉल्यूम क्या है, तो वो जरा एक बार आप फिर से देख लीजिए। आपसे पूछा है कि वॉल्यूम एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 500 ml के आसपास होता है। तो द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, और 50 ml के आसपास ये होती है। मतलब नॉर्मल सांस अंदर खींचो, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ो, जितनी सांस अंदर खींची और बाहर छोड़ी उसका जो वॉल्यूम है ये आपका आएगा कितना, 500 ml के पास आसपास आएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस अंदर खींचो, उसके बाद ताकत लगा के और सांस अंदर खींचो, यानी जितनी आप एक्स्ट्रा फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर पा रहे हैं वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वो आपका 3000 ml के आसपास होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस आपने बाहर छोड़ी, उसके बाद फोर्स लगा करके और कितनी सांस छोड़ सकते हैं, यानी जैसे गुब्बारे में हवा भर रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपका होता है क्या, 1100 ml। फोर्सफुली जितना सांस बाहर छोड़ सकते थे आपने छोड़ दिया, उसके बाद भी कुछ सांस जो है या फिर बोले कुछ हवा जो है वो लंग्स में रह जाती है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम भी निकल जाएगा तो लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका टाइडल वॉल्यूम जाएगा। बाकी के सारे ये वॉल्यूम याद रखिए, और इन सारे वॉल्यूम को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपका वाइटल कैपेसिटी जो है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पॉली आर्च वेस्कुलर बंडल आर यूजुअली फाउंड इन। जो आपके पॉली आर्च वेस्कुलर बंडल है ये यूजुअली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आपके जो पॉली आर्च वेस्कुलर बंडल है ये टिपिकली फाउंड किए जाते हैं कहाँ पर, मोनोकॉट रूट में। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट जाने वाला है। एक मिनट रुकिए जरा कि कोई आया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ये जाएगा क्या, मोनोकॉट रूट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट जाने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कई सारी चीजें हैं, जैसे आपका हेक्सार्च होता है, पॉली आर्च है, डाई आर्च है, ट्राई आर्च है, टेट्रा आर्च है। तो जो आपका यहाँ पर था क्या, पॉली आर्च जो है ये आपका मोनोकॉट रूट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। तो कह रहे हैं कि आपसे कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से
रिलीज होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए, आपका सबसे पहले दिया हुआ है LH हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका LH और FSH दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और एंटीरियर और पोस्टीरियर में कौन सा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ईस्ट्रोजन जो है वो वाइल द प्लेसेंटा डज प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन इज नॉट द ओनली सोर्स। तो प्लेसेंटा के द्वारा भी आपका ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो ओनली सोर्स नहीं है। द ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस्ड ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस इन मेल एंड ए स्मॉल अमाउंट बाय द ओवरीज इन फीमेल नॉट द प्लेसेंटा। तो ये आपका प्लेसेंटा द्वारा टेस्टोस्टेरोन, यानी कि आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अभी आपके दो ऑप्शन में से आपका करेक्ट जाना है, वो बताना है आपको। ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है वो HCG या फिर इसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से भी जानते हैं। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा एंड प्ले रोल इन द रेगुलेटिंग मैटरनल मेटाबॉलिक एंड फीटल मेटाबॉलिक ग्रोथ। तो यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following represent an ovule where the embryo sac become horseshoe shaped and the funicle and micropyle are close to each other। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ पर ये आपको हॉर्सशू शेप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एम्फीट्रोपस जो ओव्यूल होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनकी जरा बात करते हैं। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल, in an amphitropous ovule the body of the ovule is significantly curved leading to a prominent curvature in a embryo sac as well as causing it to become horseshoe shape। तो यहाँ पर आपका horseshoe shape जो है वो एम्फीट्रोपस ओव्यूल में देखने को मिल रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट जाने के चांसेस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भी आप देख लीजिए, फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल प्रॉक्सिमिटी ड्यू टू दिस कर्वेचर द फ्यूनिकल द स्टॉक अटैच्ड टू द ओव्यूल ऑफ द टू द प्लेसेंटा and the micropyle the small opening at the apex of the ovule are brought close to each other। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। ये बाकी के ऑप्शन भी है, जैसे आपसे एम्फीट्रोपस ओव्यूल पूछ लिया, उसके अलावा जो आपका है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, हेमिट्रोपस ओव्यूल होता है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल होता है। जब आपको डीके सर जब प्लांट पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सारा आपका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है मोड क्या होता है। तो मोड मतलब होता है कि जो वैल्यू मोस्टली फ्रिक्वेंटली रिपीट होती है उसे मोड कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि जैसे 2, 2, 5, 6, 7, 8, तो 2 नंबर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी के सब एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें जो आपका मोड है वो आपका क्या जाएगा, 2 नंबर जो है वो मोड चला जाएगा। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन ए डाटा सेट, तो ये आपका क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। द मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डाटा सेट, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या कहा जाता है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखने में किस तरह से होता है, तो इस तरह से ग्राफ्स देखने को मिलते हैं, उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। तो ये हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एंड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल पियर्सन। तो इसको सबसे पहले किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि गिल्सन कैप्सूल आर फाउंड इन। तो देखिए होता क्या है कि जो आपका लिवर होता है, लिवर के चारों ओर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जैसे आप इमेज देख पाएंगे कि लिवर बनाया हुआ है, लिवर में कई सारे लूप होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो कवरिंग होती है लिवर के चारों ओर, उसको गिल्सन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट जाएगा। गिल्सन कैप्सूल इज ए थिन फाइब्रस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द एंटायर लिवर। गिल्सन कैप्सूल इज ए फाइब्रस लेयर मेड अप ऑफ टाइप 3 कोलेजन। तो देखिए ये तो हो गया पुराना क्वेश्चन कि गिल्सन कैप्सूल कहाँ पर पाया जाता है। अब नए लेवल पर सोचते हैं कि किस टाइप का कोलेजन पाया जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि टाइप 3 कोलेजन जो है वो आपका कहाँ पर पाया जाएगा, गिल्सन कैप्सूल में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये आपका फिर से जो आपका साइकोलॉजी वहां से क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका एनिमल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि सेकंड ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से ये आपका आ गया है वही एनिमल साइकोलॉजी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ लर्निंग गिवन बाय एस्यूबेल मॉडर्न
कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाने वाला है। तो इस तरह से देखिए हमने आरपीएससी 2022 फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर था उसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो आरपीएससी 2018 का जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल, यानी कि 27 को आपका जो एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ से हो सकता है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो अभी हम बात करते हैं हमारा कोर्सेज जो भी चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका दिसंबर का जो गेट है उसको हम लोग टारगेट कर, जो आपका 2026 का गेट है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपका CSIR को जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा TGT PGT की जो क्लासेस है वो आपके ऐप पर स्टार्ट कर दी गई हैं। डॉक्टर एजिस सर, डॉक्टर DK सर जो है वो कंटिन्यूसली क्लासेस आपकी ले रहे हैं। तो अगर आपको कोर्सेज के साथ में जुड़ना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जो कोर्सेज हैं उसको परचेस करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया इसका PDF आप हमारे ऐप पर जा करके इसको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ में या नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।